कुछ दिनों से मैं ये सोचकर बहुत हैरान हो रहा था कि कैसे एक कंपनी की गलती की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है और हमारी सरकार उस कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। वो कंपनी अपनी गलती के लिए इंडिया को कुछ $1 मिलियन पे करती है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो हजारों लोग उस कंपनी की गलती की वजह से मारे गए, क्या उनकी जिंदगी की वैल्यू सिर्फ कुछ पैसे थे? ये कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। 3 दिसंबर 1984 से पहले भोपाल को इंडिया का एक आम शहर समझा जाता था, या फिर ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश की कैपिटल स्टेट। लेकिन जब आपके शहर में किसी फैक्ट्री से 42 टन जहरीली गैस लीक हो जाए और उस गैस की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाए, तब आपका शहर कोई आम शहर नहीं रह जाता। 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भोपाल के ऊपर हमेशा के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर का धब्बा लगा दिया। लेकिन उस रात वहां पर जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ, उसमें गलती किसकी थी, और जो हजारों मासूम लोग उस कंपनी की गलती की वजह से मारे गए, क्या उनको आज तक इंसाफ मिल पाया या फिर नहीं? इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के बारे में। शायद पहले आपने इसका कभी नाम ना सुना हो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले, इस वीडियो पर रिसर्च करने से पहले मैंने भी इसका नाम नहीं सुना हुआ था। बाय द वे, इस कंपनी की स्टार्टिंग 1917 में हुई थी, मतलब आज से लगभग 105 साल पहले। और 1917 ये वो टाइम था जिस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी। उस टाइम इस कंपनी में यूएस मिलिट्री के लिए बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स जैसे कि हीलियम एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह बनाए जाते थे। और इस कंपनी के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब था, उसको बनाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद इस कंपनी ने बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, बैटरीज, इंडस्ट्रियल गैसेस और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया। हमारे इंडिया में ये कंपनी 1934 में स्थापित हुई थी और इसको यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से बुलाया जाता था। इस कंपनी में 50.9% हिस्सा अमेरिका में यूनियन कार्बाइड और कार्बन कॉर्पोरेशन के पास था, और 49.1% हिस्सा इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन गवर्नमेंट के पास था। 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में 7 नाम के इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए एक प्लांट खोला। इंसेक्टिसाइड मतलब जो किसान अपने खेतों में स्प्रे वगैरह करते हैं ना, कीड़ों को मारने के लिए, उसको इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। तो जो ये भोपाल में इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए प्लांट खोला गया था, इसका जो डिज़ाइन था, मतलब इसको शुरू से लेकर एंड तक बनाने का जितना भी काम था, वो सारा काम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के द्वारा करा जा रहा था। और जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी इस प्लांट को लेकर, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्लांट में 7 नाम के इंसेक्टिसाइड को बनाया जाता था। अब इस 7 को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी, और उन केमिकल्स में से एक केमिकल था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस केमिकल को इंडिया में नहीं बनाया जाता था, बल्कि बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करा जाता था। साल 1980 तक आते आते यूनियन कार्बाइड का कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया में और कई सारी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज आ गईं, जिनके इंसेक्टिसाइड का प्राइस यूनियन कार्बाइड के इंसेक्टिसाइड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम था। अब किसान तो वही इंसेक्टिसाइड लेगा ना जिसका प्राइस कम होगा, इसलिए यूनियन कार्बाइड की सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई। इनको पैसों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया, इसलिए इनको भी अपने इंसेक्टिसाइड के प्राइस को कम करना पड़ा। अपना खर्चा कम करने के लिए यूनियन कार्बाइड ने ये डिसाइड करा कि जो MIC वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में अपने इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए, क्यों ना उसको इंडिया में ही बनाना शुरू किया जाए। ऐसा करने से हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम हो जाएगा। अब ये करने के लिए उनको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, जो कि उनको दे दी गई कि अब आप इंडिया में ही इस केमिकल को बना सकते हो। अब ऐसा तो था नहीं कि ये MIC कोई बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पॉइजनस, जहरीला केमिकल था ये। इसलिए कंपनी को एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए कहा गया कि अगर गलती से आपके यहाँ प्लांट में कभी ये MIC गैस लीक हो जाती है तो उस केस में आप क्या करोगे। उसके लिए आपके पास एक पूरा इवैक्यूएटेड प्लान होना चाहिए, और जो लोग इस भोपाल शहर में रह रहे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में वो अपनी जान को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया गया। मतलब ये तो वही बात होगी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब जो लोग भोपाल शहर में रह रहे थे उनको भी मालूम नहीं था कि हमारे शहर में कैसे खतरनाक केमिकल को बनाया जा रहा है। इस टाइम पर आकर कंपनी का हाल कुछ ऐसा हो चुका था, कंपनी इतने ज़्यादा नुकसान में जा रही थी कि उनको बस एक चीज़ से मतलब था कि बस किसी न किसी तरह हमारी कंपनी सर्वाइव कर जाए।
इसलिए उन्होंने हर जगह से पैसों को बचाना शुरू कर दिया था। जहां पर जरूरत होती थी एक क्वालिफाइड वर्कर की, उसकी जगह अंडर क्वालिफाइड वर्कर के साथ काम चलाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि जो क्वालिफाइड होगा उसको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी में काफी ज्यादा लापरवाही के साथ काम होना शुरू हो गया। जो खराबियां आ रही थी मशीन्स में, उनको अच्छी तरह से ठीक करने की जगह बस थोड़ा बहुत कोई जुगाड़ लगाकर काम चलाया जाने लगा। और धीरे धीरे वर्कर्स को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि इस प्लांट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दोस्तों, इस प्लांट की वजह से पूरे भोपाल शहर का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि इस प्लांट से निकलने वाले पोल्यूशन की स्मेल हर टाइम पूरे भोपाल शहर में आती रहती थी। और इसके खिलाफ 1976 में कुछ लोकल यूनियंस ने शिकायत भी करी थी। और ठीक 5 साल बाद 1981 में इस प्लांट में एक हादसा हुआ। एक वर्कर पाइप्स की मेंटेनेंस कर रहा था कि तभी अचानक से फॉस्जीन गैस लीक हो गई और उस गैस की वजह से उस वर्कर की मौत हो गई। अब जिस वर्कर की मौत हुई, उस वर्कर का एक जर्नलिस्ट दोस्त भी था जिसका नाम राजकुमार केशवानी था। अपने दोस्त की मौत के बाद राजकुमार केशवानी ने इस प्लांट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को निकालना शुरू कर दिया और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स की जांच करी। और इन्वेस्टिगेशन करते करते राजकुमार केशवानी को पता चला कि कैसे ये कंपनी पैसे बचाने के चक्कर में इस प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स और पूरे भोपाल शहर में रहने वाले लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। राजकुमार केशवानी को ये सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए 9 महीने का टाइम लग गया। और 9 महीने बाद 26 सितंबर 1982 को उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका टाइटल था बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। और इसके बाद 1 और 8 अक्टूबर को उन्होंने फिर से 2 आर्टिकल्स रिलीज करे। एक आर्टिकल का टाइटल था ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल और दूसरे आर्टिकल का टाइटल था ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। बहुत ही हैरानी वाली बात है कि कुछ ही दिन बाद 5 अक्टूबर को उस प्लांट में फिर से गैस लीक हुई और उस गैस के साथ 18 वर्कर्स एक्सपोज हुए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी को भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, राजकुमार केशवानी कोई साइंस के स्टूडेंट नहीं थे जिनको केमिकल्स के बारे में पहले से कुछ थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी। लेकिन जब उनको पता चला कि इस प्लांट में MIC और फॉस्जीन जैसी गैसेस का यूज करा जाता है, तब उनके दिमाग में आया कि ये तो वही फॉस्जीन गैस है जिसके बारे में उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैस चैम्बर्स में फॉस्जीन गैस का यूज करके कैदियों को मारा जाता था। राजकुमार केशवानी ने इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। यहाँ तक कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को इसके बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस प्लांट में 7 नाम के इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए MIC का यूज करा जाता था और उस MIC को 3 अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता था और उन टैंक्स के नाम थे E610, E611 और E619। अब जो E610 और E611 टैंक था, सिर्फ उसमें MIC को स्टोर करा जाना था और टैंक E619 को इमरजेंसी के लिए खाली छोड़ना था। लेकिन प्लांट में इस इमरजेंसी वाले टैंक में भी MIC को भरा गया था और सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से हर टैंक को 50% तक ही भरा जाना चाहिए था, लेकिन हर टैंक को 50% से ज्यादा भरा गया था। इस प्लांट में टोटल 63 टन MIC को स्टोर करके रखा गया था, जिसमें से 42 टन MIC टैंक E610 में स्टोर थी। दोस्तों, जो MIC होता है, अगर ये पानी के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो इनमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होती है और ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है और वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि लिक्विड MIC गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जिन टैंक्स में MIC को स्टोर करके रखा जाता है उनमें नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि किसी भी तरह की इम्प्योरिटी जैसे कि मॉइस्चर वगैरह उसके साथ कांटेक्ट में ना आ सके। 1984 में लगभग इस प्लांट में सभी ऑपरेशंस बंद हो चुके थे और जो स्टोर्ड MIC थी उसको सिर्फ तभी यूज करा जाना था जब इंसेक्टिसाइड को बनाना हो। तो चलिए अब थोड़ा सा उन टैंक्स की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। अब जिन 3 टैंक्स में MIC को स्टोर करके रखा हुआ था, उन तीनों टैंक्स के साथ 2-2 पाइप्स अटैच करी गई थी। एक पाइप के जरिए जो जहरीली गैस होती थी उसको बर्न ऑफ करने के लिए, मतलब जलाने के लिए भेज दिया जाता था और दूसरी पाइप के जरिए उन टैंक्स में नाइट्रोजन को डाला जाता था ताकि उनमें प्रेशर बना रहे। इस प्लांट में वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के द्वारा काम इतना ज़्यादा लापरवाही के साथ किया जा रहा था कि ये मालूम होने के बाद भी कि हमारे प्लांट में कैसे खतरनाक केमिकल को स्टोर करके रखा हुआ है, फिर भी ज़्यादातर इनके जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे या तो वो ख़राब हो चुके थे या फिर उनकी मेंटेनेंस चल रही थी। टैंक्स पर जो MIC का लेवल बताने के लिए इंडिकेटर लगाया हुआ था वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। जो अलार्म लगाया हुआ था जो कि तब ऑन हो जाता था जब टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इंक्रीज होता था, कुछ साल पहले उस अलार्म को भी बंद कर दिया गया था।
जहरीली गैस को जलाने के लिए जो सिस्टम लगाया हुआ था, मतलब वेंट गैस स्क्रबर, उसको भी बंद कर रखा था और जो फ्लेयर टावर था उसकी भी मेंटेनेंस चल रही थी। और वैसे भी उसका साइज इनसफिशिएंट था, मतलब अगर इस जहरीली गैस को जलाने वाला जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर भी रहा होता तब भी वो उतनी गैस को नहीं जला पाता जितनी गैस की उस प्लांट से लीक होने वाली थी। और प्लांट में जो बड़ा इमरजेंसी अलार्म लगाया हुआ था कि अगर कभी गलती से इस प्लांट में कोई हादसा हो जाए तो भोपाल शहर में रहने वाले लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, उनको अलर्ट करा जा सके। लेकिन कुछ साल पहले इस अलार्म को भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो कि भोपाल में होने वाले हादसे तक पहुंचने का रास्ता बनने वाले थे। रात के करीब 9 बजे वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हुई और अगली शिफ्ट वाले वर्कर प्लांट में आए और उन्होंने हर रोज़ की तरह जो पाइप्स MIC टैंक्स में लगी हुई थी उनको धोना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उन्होंने कुछ अजीब नोटिस करा कि उन टैंक्स के दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था। उन्होंने बाकी पाइप्स और फिल्टर्स को चेक करना शुरू कर दिया और दोबारा से पानी डाला, लेकिन फिर भी पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आया। इसके बाद वर्कर्स ने इस बात को जाकर अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर ने ऑपरेटर से कहा कि पानी को चलते रहने दो, जो अगली शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे वो इसको बंद कर देंगे। लेकिन रात करीब 10 बजे के आसपास पानी E610 टैंक में जाना शुरू हो चुका था, यानी जिस टैंक में 42 टन MIC को स्टोर करके रखा हुआ था। अब आप सोच सकते हो कि जिस टैंक में नाइट्रोजन को डाला जाता था प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, कि कहीं कोई इम्प्योरिटी या फिर मॉइस्चर वगैरह MIC के साथ कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, वहीं पर अब डायरेक्ट पानी उस टैंक में जा रहा था और रिएक्शन होनी शुरू हो चुकी थी। टैंक्स के प्रेशर और टेम्परेचर को हर रोज चेक करा जाता था, लेकिन 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 11:30 बजे वर्कर्स ने महसूस करा कि उनकी आंखें जल रही हैं। और जब उन्होंने टैंक्स के ऊपर प्रेशर को देखा तो प्रेशर नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा था। उनको लगा कि कोई गैस वगैरह लीक हुई होगी, इसलिए उन्होंने लीकेज को ढूंढना शुरू कर दिया। और रात करीब 11:45 पर एक वर्कर ने देखा कि एक जगह से कुछ लिक्विड सा गिर रहा था। वर्कर्स ने जाकर ये बात अपने सुपरवाइजर को बताई, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा कि पहले चाय पी कर आते हैं, पहले टी ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। अब दोस्तों, मैं ये सब कुछ आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ उन इन्वेस्टिगेशंस में पाया गया है जो इन्वेस्टिगेशन भोपाल गैस ट्रेजेडी के होने के बाद करी गई थी। इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रात करीब 10:30 बजे टैंक E610 का प्रेशर 2 पास्कल था, लेकिन रात को जब वर्कर्स चाय पीकर वापस आए 12:40 पर, तब उस टैंक का प्रेशर 55 पास्कल इंक्रीज हो चुका था, 55 पास्कल बढ़ चुका था और लगातार बढ़ते ही जा रहा था। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जो कंक्रीट MIC टैंक्स के ऊपर डाली हुई थी उसके ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो चुके थे। और कुछ ही देर में जो पाइप जहरीली गैस को वेंट गैस स्क्रबर तक लेकर जाने के लिए लगाई हुई थी ताकि उसको जलाया जा सके, अब उसी पाइप के जरिए ये टॉक्सिक गैस फ्लेयर टावर में से होते हुए भोपाल शहर के एनवायरनमेंट में फैलना शुरू कर चुकी थी। वर्कर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि जहां से ये गैस रिलीज हो रही थी उस पॉइंट पर पानी फेंका जा सके, लेकिन वो पॉइंट बहुत ज्यादा हाइट पर था। अब क्योंकि भोपाल शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि प्लांट में MIC गैस लीक हो चुकी है, इसलिए जब उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी तब उन्होंने अपने घर की खिड़कियों को खोल दिया कि ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके। और इस गलती की वजह से कुछ लोग तो नींद में ही मारे गए। लोगों ने घर से बाहर निकलकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब क्योंकि गैस लगातार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी और कुछ लोग लगातार उसी डायरेक्शन में भाग रहे थे और जल्द ही वो लोग मारे गए। जिन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन देखते ही देखते पूरा हॉस्पिटल बीमार लोगों के साथ भर गया। अब दोस्तों, जो डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल में थे पहले उनको यूनियन कार्बाइड की तरफ से बताया गया कि अमोनिया गैस लीक हुई है, लेकिन बाद में बताया गया कि ये अमोनिया नहीं है, ये तो फोस्जीन है। लेकिन बाद में डॉक्टर्स को पता चला कि ये तो फोस्जीन भी नहीं है, ये तो MIC है। और MIC के बारे में ना ही डॉक्टर्स ने पहले कभी सुना हुआ था और ना ही उनके पास कोई एंटीडोट था इसके लिए, इसलिए उनसे जो कुछ भी हो रहा था वो कर रहे थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो हजारों ही लोगों की और जानवरों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थीं। अगर यूनियन कार्बाइड की तरफ से इस गैस के बारे में भोपाल शहर में रहने वाले लोगों को पहले से बताया गया होता तो शायद इतने लोगों की जान ना जाती। भोपाल गैस ट्रेजेडी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले उस प्लांट को आउटसाइडर्स के लिए बंद कर दिया।
और सीबीआई और सीएसआईआर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और दूसरी तरफ जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन और सीईओ थे वॉरेन एंडरसन, वो अपनी टेक्निकल टीम के साथ इंडिया में आ गए। लेकिन इंडिया आते उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेल पर 24 घंटों के अंदर अंदर इंडिया से बाहर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद यूनियन कार्बाइड की टेक्निकल टीम जो प्लांट में गैस लीक हुई थी उसके रीजन को ढूंढने में लग जाती है और प्लांट में जो बाकी 22 टन MIC बची हुई थी उसको जल्दी से जल्दी इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर शुरुआत होती है ब्लेम गेम की। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इसमें यूनियन कार्बाइड की गलती है, क्योंकि उन्होंने अंडर क्वालिफाइड वर्कर्स को रखा हुआ था, उनको अच्छे से काम भी नहीं आता था और प्लांट में काम बहुत ही ज्यादा लापरवाही के साथ करा जा रहा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन यूनियन कार्बाइड कहती है कि ना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो इंडियन गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने प्लांट के सेफ्टी डिजाइन में चेंजेस नहीं करने दिए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और इसमें कंपनी की खुद की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन वर्कर्स की गलती है जो कि उस प्लांट में काम कर रहे थे जब ये हादसा हुआ। 1989 में इस केस को क्लोज कर दिया गया और यूनियन कार्बाइड इंडिया को कंपनसेशन के लिए $470 मिलियन पे करती है। लेकिन जिन लोगों के दोस्त रिश्तेदार उस प्लांट की वजह से मारे गए थे, वो लोग इस फैसले से, इस कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और 1989 में फिर से ये केस सुप्रीम कोर्ट में ओपन हो गया। और 2010 में कोर्ट के द्वारा जो वर्कर्स उस टाइम प्लांट में काम कर रहे थे, मतलब जिस टाइम ये सब कुछ हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, उन वर्कर्स को गिल्टी पाया जाता है कि उन्होंने लापरवाही के साथ काम करा था और उनको 2 साल के लिए जेल की सजा दे दी जाती है। लेकिन आज तक इस केस को बंद नहीं करा गया है। इस पूरे भोपाल डिजास्टर में लगभग 5,000 से 20,000 लोग मारे गए और 5 लाख लोगों पर उस गैस का बुरा असर पड़ा, जिनमें से 2 लाख 15 साल से कम एज वाले बच्चे थे और 3,000 प्रेग्नेंट औरतें थीं। और जिन हजारों लोगों की जानें बच गई, उनको और कई सारी खतरनाक बीमारियां लग गईं, जैसे कि ब्रेन डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस और कैंसर वगैरह। तो दोस्तों ये थी कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसमें कुछ इंसानों के लालच की वजह से हजारों मासूम लोग मारे गए। अब अगर हम यहाँ पर बोलें कि इसमें सिर्फ यूनियन कार्बाइड मतलब अमेरिकन कंपनी की गलती थी, तो ये कहने भी सही नहीं होगा। माना कि वो कंपनी अमेरिका की थी, लेकिन उसमें काम करने वाले तो हम इंडियंस ही थे ना, हमारे जैसे ही लोग थे वो। लेकिन हम सब की प्रॉब्लम ही यही है, हम सब इंसानों की ही यही प्रॉब्लम है कि हम सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं कि हमारे घर की रोटी चलती रहे, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।